आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के कथित तौर पर अवैध निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। वहीं ओवैसी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। इसके साथ ही कई मंत्री और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठाए हैं। शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मस्जिद का घेराव कर दिया। यह लोग अवैध निर्माण को तुड़वाने की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने पहले संजौली बाजार में एकजुट होकर विरोध मार्च निकाला और फिर मस्जिद के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय मुसलमान है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने खाए कमाए, लेकिन बाहर से आकर के जो हिमाचल का माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे उनके साथ जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा। रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कई घंटों तक चला, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की। देखिए, सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए, बात ये है। और सबसे बड़े भाजपा की तो बी टीम है, वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं कि वो भाजपा की जो है बी टीम है पूरे हिंदुस्तान में, तो मुझे उस बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं है, उनकी अपनी सोच है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का इतिहास सभी को साथ लेकर चलने का है। हमें इस मुद्दे पर संभल कर आगे बढ़ना होगा और सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। में हर क्षेत्र के और हर प्रदेश के और अलग अलग राज्यों के लोग भी हिमाचल में आते हैं। पर्यटक दृष्टिकोण से भी हिमाचल की एक अलग पहचान पूरे देश और विश्व में है, तो उस दृष्टि से भी हमें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और सभी का मान सम्मान करना, सभी के सेंटिमेंट्स का मान सम्मान करना, सभी समुदायों का मान सम्मान करना, ये भी सरकार का दायित्व बनता है और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के अवैध निर्माण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इलाके के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि मस्जिद के लिए केवल एक मंजिल की अनुमति दी गई थी, लेकिन दूसरे 3 मंजिलों को अवैध रूप से बनाया गया है और ये मामला अब कोर्ट में है। इसको लेकर वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया है। यूपी के सुल्तानपुर में करोड़ों की डकैती में शामिल 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में मारा गया। एसटीएफ के साथ हुए इस एनकाउंटर में उसका एक साथी भाग निकला। इस मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया है। एनकाउंटर देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर हुआ। मारा गया बदमाश मंगेश यादव सर्राफा व्यवसायी की दुकान पर हुई डकैती के मुख्य आरोपियों में से शामिल था। एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक डीके शाही टीम के साथ थे। इसी दौरान कोतवाली देहात के मिश्रपुर पुरैना में लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। मंगेश यादव पुलिस पर गोली चलाने लगा। इस दौरान पुलिस टीम ने भी अपने बचाव में गोली चलाई, जो मंगेश को लगी। उसे इलाज के लिए नजदीकी CHC भदैया भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, 32 बोर और कारतूस, तमंचा, 315 बोर, एक बाइक और लूट से संबंधित जेवरात भी बरामद किए। मंगेश यादव पर पहले से दर्जनों केस दर्ज थे। आपको बता दें कि बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर में चौक इलाके के ठठेरी बाजार में भरत जी सर्राफा के यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई थी। मंगेश यादव
डकैती के मुख्य आरोपियों में शामिल था। सुल्तानपुर में हुए इस एनकाउंटर को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों का अमृतकाल चल रहा है। समस्या का समाधान असली कानून व्यवस्था है, नकली एनकाउंटर नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और दूसरे सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं में मानसिक आघात पहुंचता है जिससे उबरने में काफी वक्त लगता है। हरियाणा को लेकर बीजेपी ने बुधवार को 67 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, जिसके बाद से पार्टी में बगावत शुरू हो गई। हद तो तब हो गई जब कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा देना शुरू कर दिया। हालांकि देखिए, सावित्री जिंदल ने भी बगावत कर दी है। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की लिस्ट में हिसार से सावित्री जिंदल का नाम न देखकर उनके समर्थक गुरुवार से ही सुबह जिंदल हाउस पहुंच गए। उन्होंने सावित्री जिंदल की निर्दलीय चुनाव लड़ने के नारे भी लगाए। समर्थक उनके पति स्वर्गीय ओपी जिंदल की फोटो लेकर आए थे। इधर सावित्री जिंदल एक दिन पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। जो हिसार मेरा परिवार है वो तो यही कह रहा है चुनाव लड़ना है, तो उनकी बात को तो मुझे मानना ही पड़ेगा, तो उनको मैं ना नहीं कर सकती। सारे आपने देखा ही होगा, सारे मेरे साथ रहते हैं बहुत। जब वो मुझे इतना मान देते हैं तो मुझे भी तो उनको मान देना चाहिए। तो मैं उनकी बात का मान रखते हुए और चुनाव जरूर लड़ूंगी। सावित्री मशहूर उद्योगपति कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। अगर वो हिसार सीट से चुनाव लड़ती है तो उनका मुकाबला बीजेपी के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सावित्री जिंदल को चुनाव में हरा चुके हैं। 2 महीने पहले आए जिंदल परिवार के कारण संघ और पार्टी से जुड़े मंत्री का टिकट काटने से पार्टी में गलत मैसेज जाने का डर था। कहा जा रहा है लिस्ट आने के बाद एक मैसेज वायरल किया गया जिसमें सबको ये कहा गया कि सबको जिंदल हाउस पहुंचना है। एक भारी भीड़ मैसेज वायरल होने के बाद जिंदल हाउस पहुंच जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिंदल हाउस का कहना है कि किसी को भी मैसेज नहीं किया गया था, समर्थक अपनी मर्जी से जिंदल हाउस पहुंचे थे। वक्त बदले, तख्त बदले, ताज बदले, मगर लालू प्रसाद यादव का अंदाज नहीं बदलता है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो और सक्रिय राजनीति से वो दूर रह रहे हो, मगर जब भी मौका मिलता है वो हुंकार भरते ही हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर सार्वजनिक रूप से हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना खत्म करने की साजिश है, उन्हें कान पकड़कर जातीय जनगणना करवाएंगे। हम विचार के पक्के हैं और मत वाले हैं, पिछड़ों को अधिकार मिले, यही हमारा मकसद है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सिंगापुर से लौट आए हैं। विदेश से लौटते ही लालू प्रसाद यादव पूरे एक्शन में दिखे और जातीय जनगणना को लेकर अपने विरोधियों को घेरा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। पिछड़े समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आपके लड़ाई को आगे बढ़कर लड़ रहे हैं, आपके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। जगदेव बाबू अमर रहे का नारा भी लालू यादव ने लगाया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अरसे बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे। मौका था जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि समारोह का।
पटना में आरजेडी कार्यालय में लालू प्रसाद यादव मुख्य अतिथि थे और उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव की बातों ने कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। आरक्षण का मुद्दा और जातीय जनगणना का मुद्दा फिलहाल लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी छोड़ने वाली नहीं है और आने वाले वक्त में बिहार हो या देश की राजनीति, इन दोनों जगहों पर ये दोनों मुद्दों के सहारे राष्ट्रीय जनता दल अपनी पहचान बनाते रहेगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में आरोपी मूर्तिकार जयदीप आपटे को कल देर रात पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वह 26 अगस्त से 35 फुट की मूर्ति गिरने के बाद लगातार फरार चल रहा था। उसे गिरफ्तार कर सिंधुदुर्ग लाया गया, जहां उसे कोर्ट में पेश किया गया। जयदीप आपटे पर आरोप है कि उसने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पहले कभी भी इतनी बड़ी मूर्ति नहीं बनाई थी। वह 2 फीट तक ऊंची प्रतिमा ही बनाता था। इसके बावजूद उसने शिवाजी की मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट लिया और जब प्रतिमा गिर गई तो फरार हो गया था, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। घटना के बाद से ही पुलिस जयदीप आपटे को तलाश कर रही थी। मालवन पुलिस ने आपटे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन ठेकेदार पाटिल के खिलाफ 26 अगस्त को मामला दर्ज किया था। पाटिल 30 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था। आपटे और पाटिल कल्याण के रहने वाले हैं। दोनों को वहीं से गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं मूर्ति के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल ने दावा किया था कि प्रतिमा निर्माण में उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने मूर्ति के लिए केवल प्लेटफॉर्म का डिजाइन ही तैयार किया था। पुलिस ने 3 सितंबर को आपटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। कल्याण पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे सिंधुदुर्ग पुलिस के हवाले कर दिया है। ये संभावना थी कि जयदीप आपटे ट्रेन से आ सकता है, इसलिए एक टीम रेलवे स्टेशन पे थी। कल रात को साधारण 10:15 बजे एक आदमी हमें हमारी टीम को जयदीप आपटे जहाँ पे रहता है उसके परिसर में मिला। उसके हाथों में 2 बैग थे, वो मुंह ढक के चल रहा था। हमारी जो टीम वहाँ पे थी, PSI चौहान और बाजारपेट पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, उन्होंने उसको पहचान लिया और दबोच लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जयदीप आपटे हो या फिर कोई और, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उसे गिरफ्तार किया जाएगा और किया भी गया। मैंने परसों कहा था कि एक जयदीप आपटे हो या और कोई हो, वो कानून के सामने सब सरीके हैं। कानून से कोई ऊंचा नहीं है। उसको अरेस्ट किया जाएगा, वो कहीं भी जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और पकड़ लिया है। तो अभी जो अपोजिशन वाले जो राजनीति कर रहे हैं उनको एक बड़ी चपराक है, एक बड़ा फटकार उनको मिला है और ये जयदीप आपटे की चौकसी होगी, कार्रवाई होगी। प्रतिमा गिरने को लेकर लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माफी मांगी थी। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से यह साफ साफ कहा जा रहा है कि आखिरकार गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट से साफ साफ कहा गया है कि आपटे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, उसकी गिरफ्तारी में इतनी देरी लगे, उसे पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। मुंबई पुलिस ने फिर एक बार नई मिसाल पेश की है। उसने ड्रग्स बेचने वालों को पकड़कर उनकी सड़क पर परेड निकाल दी। इसी दौरान आसपास के खड़े लोगों ने तालियां बजाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने ड्रग पेडलर्स की गली में ही परेड निकाल दी, जिसे देखकर इलाके के लोग बहुत खुश हुए और पुलिस की इस सफलता पर जमकर तालियां बजाई और उनकी तारीफ की, क्योंकि स्थानीय लोग इन ड्रग पेडलर्स से काफी परेशान थे और जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मामला कुछ ऐसा है कि जब मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने इन ड्रग पेडलर्स को पकड़ा तो उन्हें बाहर लाकर गाड़ी में बिठाना था। चूंकि जिस इलाके में उन्हें पकड़ा गया था तो वहां से बाहर आने का रास्ता काफी सकरा था, वहां गाड़ी नहीं आ सकती थी। ऐसे में उन्हें पैदल ही गाड़ी तक लाया गया, जिसे देखकर लोग सवाल पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है। तब आरोपियों ने खुद ही लोगों को बताना शुरू कर दिया कि हम ड्रग्स बेचते थे, अब नहीं बेचेंगे। ड्रग पेडलर्स के मुंह से खुद ही अपने गुनाहों को कबूल करता हुआ देखकर सुनकर स्थानीय लोगों ने जमकर तालियां बजाई। ड्रग्स बेचने वाले आरोपी गली गली घूमकर ड्रग्स ना बेचने की कसम खा रहे थे। ड्रग्स के खिलाफ पुलिस के अभियान में शामिल होने की बात कर रहे थे, जिसका वीडियो देखकर लोग पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर रखी है। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा तो वहीं एएसटी राजू ने सीबीआई का।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं है। सिंघवी ने यह भी कहा कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट और 1 बार ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुका है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, तो वहीं दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की है। इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें नियमित जमानत याचिका दाखिल करने के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा था, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज महाराष्ट्र के सांगली में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और केंद्र की सत्ताधारी गठबंधन महायुति को निशाने पर लिया। ये आपकी सरकार थी, इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग, और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से जुड़ी घटना को लेकर कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और पीएम मोदी तक ने माफी मांगी थी। वहीं अब राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा कि जो गलती करता है वही माफी मांगता है। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने भी लड़ी थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मंच से ऐलान किया कि कांग्रेस देश में करवाएगी जाति जनगणना। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा।